जय हिंद दोस्तों। पीजीटी इकोनॉमिक्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स की जो तैयारी कर रहे हैं ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। आइए समय बर्बाद ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर नहीं आता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर आता क्या है ये जानना होगा। सो बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड वाटर। बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड वाटर। बिल्डिंग देखते हैं, बिल्डिंग इसमें से कौन सा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बिल्डिंग के अंदर आ जाएगा। बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट्स, ये ट्रांसपोर्ट। बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड वाटर। पावर, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, एंड वाटर, वाटर दिया नहीं। फूड प्रोडक्शन, food production is only option which is not in the infrastructure sector. So option C is correct answer for us, because question is which of the following is not in the infrastructure sector. Okay, so question second, actually this is repeated question, I think so. Which of the following is not in the infrastructure sector? Yes. क्वेश्चन सेकंड, गिनी कोफिशिएंट मेजर्स। गिनी कोफिशिएंट क्या मेजर करता है भाई? सो गिनी कोफिशिएंट, एक्चुअली गिनी कोफिशिएंट इज आल्सो नोन एज गिनी इंडेक्स एंड गिनी रेशियो। सो गिनी कोफिशिएंट मेजर्स इनकम इनइक्वालिटी, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अमर्त्य सेन was awarded the Nobel Prize for his contribution to। अमर्त्य सेन को उनके किस कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? सो अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज 1998 के अंदर दिया गया था। पहली बात तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब दिया गया था और क्यों दिया गया था। तो उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी। तो अब देखिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? मॉनेटरी इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनोमेट्रिक्स नहीं है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, यस दिस इज करेक्ट आंसर, एंड डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। सो अमर्त्य सेन को जो अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज, सो उनके कंट्रीब्यूशन वेलफेयर इकोनॉमिक्स में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, scheduled bank have to be registered with scheduled bank. So what do you mean by scheduled bank? Scheduled bank means bank that are listed under schedule second. किसका schedule second? So RBI Act 1934, RBI Act 1934 के शेड्यूल 2 में जो रजिस्टर्ड बैंक है वो। सो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में जो रजिस्टर्ड है, इसका मतलब वो बैंक आरबीआई से रजिस्टर्ड होना चाहिए। शेड्यूल्ड बैंक क्या है? तो शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक है जो शेड्यूल सेकंड के अंदर रजिस्टर्ड है। आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 के अंदर रजिस्टर्ड है। तो जब आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 के अंदर रजिस्टर्ड है तो शेड्यूल बैंक आरबीआई से रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सभी मतलब नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री रजिस्ट्रेशन देगा नहीं उनको। एसबीआई खुद कमर्शियल बैंक है। सो करेक्ट आंसर इज आरबीआई। और एक बात ध्यान रखेंगे, कोई भी बैंक के रजिस्ट्रेशन का बात पूछे तो आरबीआई से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हर बैंक का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर। इनमें से कौन सा लेबर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? लेबर इज पेरिशेबल, यस, लेबर इज more perishable than other factors of production, so it is
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर, बट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर, नहीं होना चाहिए। सेकंड पूछता है लेबर हैज लेस मोबिलिटी, यस लेबर हैज लेस मोबिलिटी। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर, नो, लेबर डोंट हैव स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर, ये स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर लेबर के पास नहीं होता है। नेक्स्ट इज इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर, ऑब्वियसली आप तुरंत से किसी इकॉनमी में जो वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स, उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। जो अपने पास लेबर फोर्स है वो फिक्स है, अगर बहुत ज़्यादा डिमांड होगा तो भी हम सप्लाई ऑफ लेबर को इंक्रीज नहीं कर सकते, लेबर फोर्स हमारा इंक्रीज नहीं हो सकता। और अगर डिमांड कम भी हो जाए तो लेबर फोर्स हमारा डिक्रीज नहीं होगा, हम वर्क फोर्स कम कर सकते हैं, पहले 10 लोग काम कर रहे थे, आज 8 ही लोग काम करेंगे, लेकिन हमारा लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने वाला नहीं है। सो दिस इज इन इलास्टिक, यह लाइक गलत लिखा हुआ है, इन और इलास्टिक साथ में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग सेड पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड फूड इंक्रीजेस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मल्टीप्लाई के हिसाब से, एंड फूड इंक्रीजेस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एडिशन के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज होता जा रहा है। सो ये किसने कहा? माल्थस। सो थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने क्या कहा था? 1798 में एक बुक आया, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये इनिशियली जब प्रकाशित किया गया, पब्लिश हुआ, तो ये गुमनाम पब्लिश हुआ, कोई राइटर का, कोई ऑथर का कोई नाम नहीं दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इट इज रिटन बाय थॉमस रॉबर्ट माल्थस। तो माल्थस ने अपने उस बुक में एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि 1798 के अंदर पब्लिश हुआ, उसमें उन्होंने लिखा था कि पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड फूड इंक्रीजेस इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेशम, ये एम नहीं होगा, एन होगा, GRESHAM, यहाँ एम होना चाहिए। ये भी थॉमस ग्रेशम थे। ग्रेशम्स लॉ भी कुछ बताया गया, लेकिन ग्रेशम्स लॉ जो है इसको मॉनेटरी प्रिंसिपल बोला गया। ग्रेशम्स लॉ इज अ मॉनेटरी प्रिंसिपल। वो क्या बोलता है? इट स्टेटिंग दैट बैड मनी डिराइव्स आउटपुट गुड। जो बैड मनी है वो इकोनॉमी में अच्छे आउटपुट को देता है, डिराइव करता है। सो ग्रेशम ने तो पूरा खेल बदल दिया, क्योंकि बात यहाँ पॉपुलेशन का है और ग्रेशम बताते हैं कि मॉनेटरी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। ये चौलबे ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। माल्थस का मामला थोड़ा जम रहा है। ओके, एंजल्स लॉ क्या बोलता है? एंजल्स लॉ कहता है एज अ हाउस होल्ड्स इनकम या नेशंस इनकम राइजेस, परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड डिक्रीजेस। किसी भी हाउस होल्ड का या किसी नेशन का जब इनकम इंक्रीज होता है, सो परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड डिक्रीजेस एंड द परसेंटेज स्पेंट ऑन अदर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज। ऑब्वियसली अगर हम 500 रुपए का खाना खाते हैं, इनकम 500 रुपए हो तो 500 रुपए का पूरा खाना खा लेंगे, 100% कंजम्पशन होगा। 1000 रुपए हो जाए तो 50% कंजम्पशन फूड पे हो जाएगी। फूड हम इंक्रीज तो नहीं कर सकते, 3 टाइम खाना खाना है, हम 10 टाइम तो दिन में नहीं खा लेंगे। सो जैसे जैसे किसी पर्सन का, इंडिविजुअल का या नेशन का इनकम बढ़ेगा, तो उसके फूड के कंजम्पशन पे जो एक्सपेंडिचर है, उसके इंटायर इनकम का परसेंटेज डिक्रीज होता चला जाएगा, और अदर गुड्स पे जो वो
एक्सपेंड कर रहा है वो इंक्रीज होगा। यही कहा था एज हाउसहोल्ड्स इनकम राइजेस परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड डिक्रीजेस एंड द परसेंटेज स्पेंड ऑन अदर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस। ठीक है। किन्स ने भैया एक बुक लिखा जो कि 1936 में पब्लिश हुआ आई थिंक। उसको हमने कहा जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये जनरल थ्योरी का बात करते हैं, ये पॉपुलेशन का बात ही नहीं करते। और किन्स का नाम जेएम किन्स है, और जेएम किन्स के नाम से भी कभी कभी हम लोग देखते हैं। ओके, तो आगे बढ़ा जाए। हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो जाएगा माल्थस। क्यों माल्थस? क्योंकि माल्थस ने 1798 में एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखा था। उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड फूड इंक्रीजेस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, which organization collects data for the unorganized sector? NSSO, CSO, ASI, RBI। तो अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो शायद आप बता पाएंगे। NSSO का फुल फॉर्म क्या है? कई लोगों को नहीं पता होगा। CSO का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, जो पता है वहां से चलते हैं। सबसे नीचे RBI। RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई पैसे का काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, डेटा कलेक्शन का काम इसका नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। एएसआई मीन्स आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातात्विक विभाग है भारत सरकार का, तो उसके अंदर भी डेटा कलेक्शन का काम तो नहीं होगा, वो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? सो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे जब आप देखेंगे, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लास 10 के अंदर पढ़ाया गया है। जब ओनरशिप देखते हैं किसी फर्म का तो वो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में आता है। जब एम्प्लॉयमेंट देखते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर आता है। नेचर ऑफ जॉब देखते हैं तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर कह सकते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट जब देखते हैं, नेचर ऑफ जॉब, सो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर अगर आप देखें तो जहां टाइम पे पैसा मिल जाता है महीने में, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर उसके पास कुछ पेड छुट्टियां हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर उसका वर्किंग आवर फिक्स्ड है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? जहां टाइम पे पैसे नहीं मिलते, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। पीएफ नहीं मिलता, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जब उसके पास पेड लीव नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना। कोई प्रोविडेंट फंड वगैरह नहीं मिलता, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। तो कहता है विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट द डेटा फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा कौन कलेक्ट करता है? सीएसओ के पास हम पहुंचे थे, नीचे से आरबीआई हमने देखा, उसके बाद एएसआई हमने देखा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिर सीएसओ जिसे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कहा जाता है। स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस आता है, सीएसओ। ये डेटा कलेक्शन का काम नहीं करता, ये कलेक्टेड डेटा पे एनालिसिस का काम करता है। और एनएसएसओ जिसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जितना भी डेटा कलेक्शन है, जितना भी सर्वे है, जितना भी सैंपल कलेक्शन का काम है, वो एनएसएसओ ही करता है। सो विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डेटा फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? सो एनएसएसओ इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्यूड एज नेशनल डेब्ट? इसमें से कौन सा नेशनल डेब्ट के अंदर नहीं आता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज
long term government bond, national saving certificate, and provident fund. So it is clear that life insurance policies is not viewed as national debt. लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड ये नेशनल डेब्ट के अंदर आएगा. गवर्नमेंट कभी भी इशू करता है, कहता है कि हम जिसका मैच्योरिटी 40 ईयर्स हो सकता है या कुछ हो सकता है. सो करेक्ट आंसर इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. 9 number question is, which of the following is a public sector unit? अभी हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का डिस्कशन करा 2 क्वेश्चन पहले. सो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. सो पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर, और पब्लिक मतलब सबका है. कहते हैं ना पब्लिक प्रॉपर्टी समझ रखा है क्या? आप गाड़ी लेकर कहीं जाओ और आपकी गाड़ी पे कोई बैठ जाए, फिर कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी है. नहीं भाई, वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है. सो पब्लिक सेक्टर क्या है? सरकारी सेक्टर. एंड प्राइवेट सेक्टर क्या है? जो प्राइवेट ओनरशिप में होता है, किसी इंडिविजुअल का ओनरशिप होता है. सो ICICI बैंक इज प्राइवेट सेक्टर बैंक. आर यू गेटिंग? टेस्को, दिस इज सेकेंड इज ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर बैंक. BHEL, BHEL भी कह सकते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड. सो BHEL इज पब्लिक सेक्टर. एक्चुअली इट इज अंडरटेकिंग कंपनीज. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज जो भारत सरकार के अंडरटेकिंग में चलता है, ये उन कंपनीज में से. तो BHEL इज करेक्ट आंसर. BHEL हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. किसके लिए? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज पब्लिक सेक्टर यूनिट. तो BHEL इज पब्लिक सेक्टर यूनिट. ओके, नेक्स्ट. बोलता हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन, पहली बात तो जो 5 ईयर प्लान बना रहा था, वो 5 ईयर प्लान बनाना अब बंद हो चुका. जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 12th 5 ईयर प्लान जो 2012 to 2017 चला. पहला 5 ईयर प्लान हमारा 1951 to 1956 रहा, और प्लानिंग कमीशन 1950 में बनाया गया था. और 1950 में जब प्लानिंग कमीशन बनाया गया तो उस टाइम पे एक चीज़ डिसाइड किया गया कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो चेयरपर्सन होंगे, मतलब चेयरमैन होंगे. और 1950 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे, वो उस समय चेयरपर्सन थे प्लानिंग कमीशन के. सो पंडित जवाहरलाल नेहरू इज करेक्ट आंसर. ओके, सो फ्रेंड्स, आज यहीं पे रहने दिया जाए. और अगर आपका कमेंट आता है कि और क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे क्वेश्चंस ऐसे ही कंटिन्यू और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि चीज़ें आपको समझ आए. सो फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं. आज के एपिसोड में बस इतना ही. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. धन्यवाद.